हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का जो ट्रांसफर होगा उसमें कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाएगा। आपने बहुत पहले मुझसे पढ़ा था कि एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी ऑफ सेल कंसिडरेशन विल नेवर बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब कि आपका कंसिडरेशन जो सेल कंसिडरेशन वो एडिक्वेट है कि नहीं है, कहीं वो कम तो नहीं है, ये बात देखने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स कहता है। लेकिन सिर्फ एक जगह देखेंगे कि भाई कंसिडरेशन एडिक्वेट है कि नहीं है, वो कहां पे, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में। क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग ही ऐसी कैपिटल एसेट है जहां पे कंसिडरेशन कम करके दिखाने में सेलर का इंटरेस्ट है और बायर भी चाहता है कि उसकी परचेज जो हो वो कम पे ही दिखे। दोनों को क्यों फायदा है? सेलर हमेशा चाहेगा लैंड एंड बिल्डिंग की सेल कंसिडरेशन कम दिखाए ताकि उसका कैपिटल गेन कम आए। बायर इसे कम पे दिखाने में बहुत इंटरेस्टेड होगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन कम की दिखाई जाए, मेरी परचेज प्राइस कम की दिखाई जाए। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंप ड्यूटी कम लगेगा। तो जनरली लैंड एंड बिल्डिंग में लोग क्या करते हैं, जो उसकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उससे कम पे दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे कम पे रिकॉर्ड करते हैं और बाकी जो डिफरेंशियल होता है ना वो कैश में सेटल हो जाता है। मतलब प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है, उसे दिखाया गया ऑन पेपर 3 करोड़ रुपए का, सेल ट्रांजैक्शन 3 करोड़ रुपए की, बायर भी दिखा रहा है भाई हमने 3 करोड़ का ही खरीदा और 2 करोड़ रुपए कैश में सेटल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या कहती है कि हम आपका कंसिडरेशन एडिक्वेट है कि नहीं है ये देखेंगे किससे कंपेयर करके, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। हर प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, यानी सरकारी मूल्यांकन, राइट। अगर आप सरकारी मूल्यांकन से कम पे बेच रहे हो तो आपकी सेल कंसिडरेशन को सरकारी मूल्यांकन रख लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की बेच रहे हो, आप ऐसा कहते हो कि हम प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, तो आपकी सेल कंसिडरेशन 7 करोड़ रुपए ही ली जाएगी, भले आप कहते हो कि भाई मैं तो 5 करोड़ रुपए का बेच रहा हूं। सच पूछिए तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो सरकार ने रखी है वो पहले ही बहुत कम है। मार्केट में तो उसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज की और भी ज्यादा चल रही है। मतलब मेरे हिसाब से अगर एक प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 7 करोड़ रुपए होगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू कम से कम 10 करोड़ रुपए होगी, ज्यादा भी हो सकती है, 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू होगी। अब कोई 7 करोड़ से भी कम में कह रहा है बेच रहा है, हम 5 करोड़ में ही बेच रहे हैं, तो पक्का गलत ही बोल रहा है। ठीक है, तो सरकार कह रही है कुछ नहीं, अगर तुम बोलते हो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचा है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे। क्लियर है सबको? आइए देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेक्शन 50C। याद रखेंगे ये सेक्शन भी, सेक्शन 50C। सेक्शन 50C is applicable if the following conditions are satisfied. Number 1, there is a transfer of land or building or both. The asset may be long-term capital asset or short-term capital asset. It may be depreciable or non-depreciable asset. लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, डेप्रीशिएबल है, नॉन डेप्रीशिएबल है। अगर आप लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग बोथ अगर आप इसका ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा, द सेल कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है। ठीक है, हालांकि अगर बहुत थोड़ा सा अंतर है तो पंगा नहीं करेगी सरकार, कहती है, देखिए इस बात को भी लिखा हुआ है, हाउएवर इट शैल नॉट अप्लाई इफ द डिफरेंस इज अप टू 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अगर सेल कंसिडरेशन का 10% का ही अंतर है, मतलब सेल कंसिडरेशन आपकी 10 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 9.5 लाख रुपए है। सेल कंसिडरेशन आपकी 10 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 10.5 लाख रुपए है, तो सेल कंसिडरेशन कितना हुआ? 10 लाख का 5% 50,000, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 85,000, तो ज्यादा थी। तो अगर सेल कंसिडरेशन के 10% का ही डिफरेंस है तो कह रही है कोई बात नहीं, फिर ये सेक्शन 50C नहीं लगेगा। अगर सेक्शन 50C लगेगा तो क्या होगा कंसीक्वेंसेस, वो अब नीचे पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस। लेकिन सेक्शन 50C लगता कब है? सेक्शन 50C तब लगता है जब आपने लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रांसफर किया है और वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे किया है। ठीक है, लेकिन अगर सेल कंसिडरेशन का सिर्फ 10% का ही अंतर है, मतलब थोड़ा सा ही कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से सेल कंसिडरेशन का सिर्फ 10% जितना होता है उतना ही कम है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो कह रहे हैं सेक्शन 50C नहीं लगेगा। तो हम मान लेंगे भाई थोड़ा सा कम है, लॉजिकल है वो। ठीक है, 10% तक के डिफरेंस को कंसिडर नहीं किया जा रहा है।
चलिए पहले तो मैं एग्जांपल से आपके साथ समझने की कोशिश करता हूं कि सेक्शन 50C एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल लीजिए, वेदर सेक्शन 50C एप्लीकेबल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9.6 लाख। ठीक है, सेल कंसिडरेशन 9 लाख। ठीक है, 10% ऑफ द कंसिडरेशन, और यहां पे आगे भी बोलता है और 50,000 विच एवर इज हायर। 10% कंसिडरेशन का या 50,000 विच एवर इज हायर। अगर 10% ऑफ द कंसिडरेशन 50,000 से कम है तो 50,000 ही ज्यादा होगा, मतलब 50,000 का डिफरेंस तो हर हाल में हो सकता है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपका सेल कंसिडरेशन 50,000 कम है तब कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3 लाख है, आपने 2.5 लाख में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 का ही अंतर है ना। 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन विच एवर इज हायर तक का डिफरेंस अलाउड है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन एससी लिख रहे हैं, सेल कंसिडरेशन 9 लाख। आपको बताना है सेक्शन 50C एप्लीकेबल और नॉट। चलिए करिए, करके आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में सेक्शन 50C एप्लीकेबल और नॉट। दिस एग्जाम्पल 1, सेक्शन 50C एप्लीकेबल और नॉट। चलिए हम लोग देखते हैं अलाउड कितना है डिफरेंस। अलाउड डिफरेंस इज 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 10% ऑफ 9 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो 10% ऑफ 9 लाख इज 90,000। ठीक है, और 50,000 विच एवर इज हायर 90,000 रुपया। तो देख लीजिए कितना हो गया। अलाउड डिफरेंस 90,000 है और डिफरेंस एक्चुअल में कितना है। एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो 60,000 का है, एक्चुअल डिफरेंस। तो सेल कंसिडरेशन आपकी मान ली जाएगी 9 लाख रुपीस, कोई टेंशन नहीं है। अब 90,000 तक का भी डिफरेंस आपको अलाउड था। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 50C जो होगा नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन हो जाती है। ये नहीं हुई, क्योंकि भाई अंतर तो है, सेल कंसिडरेशन कम तो है, हम भी मानते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा अंतर है। 10% ऑफ द सेल कंसिडरेशन तक का अंतर अलाउड होता है, कोई टेंशन नहीं है, सेक्शन 50C नहीं लगेगा। जो आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वही मानी जाएगी। तो देखिए मेरी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन मान ली गई है। एक एग्जाम्पल और करिए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल 2, और आप इसका भी आंसर बताएंगे मुझे। ठीक है, सेक्शन 50C एप्लीकेबल क्वेश्चन है ये आपका। सिचुएशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रख लीजिए 10 लाख रुपया और सेल कंसिडरेशन ऑब्वियसली कम में हो रही है आपकी 9 लाख रुपया। जल्दी बताइए सेक्शन 50C एप्लीकेबल और नॉट। कम ऑन आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और जब तक आप आंसर ना लिख दें आगे देखिएगा नहीं। तो हम देखेंगे अब यहां पे अलाउड कितना है। अलाउड हो जाएगा 10% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, 10% 9 लाख का और 50,000 रुपया विच एवर इज हायर। तो 90,000 और 50,000 में से जो हायर है क्या लेंगे, 90,000। एक्चुअल डिफरेंस कितना है, अलाउड डिफरेंस लिखिए इसको, एक्चुअल डिफरेंस। ये देखिए, ये कैलकुलेट तो आप रफ में कैसे भी कर सकते हो, आपको तो बस फाइनल आंसर से मतलब है। यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो भाई सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस है, सेक्शन 50C एप्लीकेबल। तो सेल कंसिडरेशन कितनी मानी जाएगी, 10 लाख रुपया। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो सेल कंसिडरेशन हो गई। अच्छा बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, वॉर्न कर दूं, गलती क्या करते हैं इस एग्जांपल में। गलती यही बच्चों से हो जाती है, वो देखते हैं वो 10% बस उनके दिमाग में रहता है, अब किसका 10% वो भूल जाते हैं।
तो क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे अगर 10% लगा दिए तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। आप कहोगे हाँ अलाउड है 1 लाख तक का डिफरेंस, और 1 लाख ही तो है डिफरेंस। बहुत ध्यान दीजिएगा, 10% सेल कंसिडरेशन का देखना है, ना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। इसका डिफरेंस नहीं देखना है, इसका 10% देखना है। अगर यही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे गलती से आप 10% लगा देते तो आपका आंसर पूरा बदल जाता, आप कहते सेक्शन 50C नॉट एप्लीकेबल, और गलत हो जाता। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और कर दीजिए ना, मजा ही आ जाएगा। एग्जांपल 3, सेक्शन 50C एप्लीकेबल, इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख और सेल कंसिडरेशन 55 लाख। देखिए सेल कंसिडरेशन जब कम होता है तब दिमाग लगाया जाता है सेक्शन 50C एप्लीकेबल और नॉट। अरे सेल कंसिडरेशन तो ज्यादा है, ज्यादा में बेच रहे हैं, तब कैसा सेक्शन 50C। अब यहां तो लग ही नहीं सकता ना सेक्शन 50C, यहां कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सेक्शन 50C नॉट एप्लीकेबल। अरे भाई साहब यहां पे तो सेल कंसिडरेशन ही ग्रेटर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो सेल कंसिडरेशन ली जाएगी जो है एक्चुअल में 55 लाख रुपया। ठीक है, तो अब जब सेक्शन 50C एप्लीकेबल होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो अब आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा। आइए देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। 3 सिचुएशन अराइज करेगी यहां पे। पहला एक्सेप्ट, दूसरा डिस्प्यूट, तीसरा क्लेम। पहले इन तीनों चीजों को समझिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन क्या थी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी मान लेते हैं 60 लाख और सेल कंसिडरेशन थी 50 लाख। तो क्या सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, तो सेल कंसिडरेशन का 10% तक अगर होता है तो टेंशन नहीं है, उतना डिफरेंशियल अलाउड है। तो सेल कंसिडरेशन 50 लाख है तो 5% अलाउ हो जाएगा, तो 55 लाख तक अलाउ हो सकता है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 60 लाख है, डिफरेंस 10 लाख का है, जबकि 5 ही लाख मैक्सिमम अलाउ हो सकता है। तो यहाँ पे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन बना दिया जाएगा। तो अब आपके पास 3 रास्ते हैं, एक्सेप्ट करना, डिस्प्यूट करना, क्लेम करना। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि हम कोई लड़ाई करेंगे ही नहीं, हम खुद ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे, हम खुद ही सेल कंसिडरेशन 60 लाख रुपए मान लेंगे, इसे कहा जाता है एक्सेप्ट करना। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा के कैपिटल गेन निकाल देंगे। हालांकि जब भी आप सेल कंसिडरेशन बढ़ा के ले रहे हो तो कैपिटल गेन ज्यादा आ रहा है, लेकिन ठीक है, आप चाहे तो शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर द पीस ऑफ माइंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर द सेल कंसिडरेशन एज योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ओनली। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एग्री कर रहे हैं कि हमने 60 लाख में बेचा है। पता है इसका एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, आई एम एक्सेप्टिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज माई सेल कंसिडरेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट माई सेल कंसिडरेशन इज 60 लाख रुपीज। ध्यान दीजिएगा, मैंने 50 लाख में बेचा है और मैं कह रहा हूं कि मैं 50 लाख में बेचा हूं, लेकिन मैं झंझट नहीं चाहता, इसलिए जो सरकार कह रही है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन होगी तो वो मैंने मान लिया फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। अकॉर्डिंगली मेरा गेन बढ़ जाएगा, मेरा टैक्स बढ़ जाएगा, सो आई एम रेडी टू पे, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई वांट पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट होता है कोर्ट में और क्लेम होता है बिफोर असेसिंग ऑफिसर। पहले मैं आपको क्लेम समझा दूं, क्लेम का मतलब क्या होता है। जो मेरा असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, मैं उसको कह रहा हूं साहब देखिए ना, ये जो सेल कंसिडरेशन है ना 50 लाख रुपए की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी इतना ही होना चाहिए था। ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप लोगों ने करा रखी है ज्यादा है, मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं चल रही है, नहीं बिकेगा 60 लाख रुपए में, गलत है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सरकारी मूल्यांकन जो वहां उस प्रॉपर्टी का हो रखा है 60 लाख रुपए, गलत है साहब। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप प्लीज इसको जरा देखिए, चेक कराइए, ठीक है, जरा पता कीजिए, वहां पे 60 लाख रुपए ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसे कहा जाता है क्लेम बिफोर यू। अब ये डिस्प्यूट इन कोर्ट क्या होता है, हम एओ को बोलते हैं कि एओ साहब देखिए वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज्यादा है वैल्यू। एओ कहता है नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, तो आप कहते हो तुम्हें नहीं लगता, कोई बात नहीं, आओ कोर्ट में, तुमको कोर्ट में समझाते हैं। मतलब यहां पे आप एओ को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे,
क्लेम में क्या था, ध्यान दीजिए, आपने ईओ से कहा कि भाई मुझे लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहाँ ज़्यादा है, ईओ कहता है कि नहीं ज़्यादा तो नहीं है, तो आप कहते हो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप एक बार चेक कराइए ना साहब, प्लीज़ चेक कराइए आप वहाँ पे सचमुच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इसे कहा जाता है क्लेम करना। डिस्प्यूट क्या था, आपने कहा ईओ साहब वहाँ की वैल्यूएशन जो है ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की, ठीक है, एओ कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता, तो आप कह रहे हो नहीं लगता है तो आप उनको कोर्ट में समझाते हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट मतलब कोर्ट में, क्लेम का मतलब है रिक्वेस्ट करना। अब क्या होता है इन सिचुएशंस में, आइए समझते हैं। जब आप एओ के सामने क्लेम करते हो तो एओ क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजता है उसी जमीन पे और कहता है कि जाओ वैल्यूएशन करके लाओ। अब ये वैल्यूएशन ऑफिसर कौन होते हैं, जिनको वैल्यूएशन मालूम है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वो समझते हैं, सब तरीके के अलग अलग वैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे सोने की वैल्यूएशन करानी है तो भाई जिसको गोल्ड की नॉलेज होगी वही वैल्यूएशन करेगा, वो उसकी प्योरिटी के हिसाब से वैल्यूएशन बताएगा कि कितने रुपए का ये सोना है, ठीक है। तो जिसको प्रॉपर्टी की नॉलेज होगी वही वैल्यूएशन ऑफिसर होगा प्रॉपर्टी का, ये भी इनकम टैक्स का ही आदमी है। तो जो मेरी इनकम को एसेस कर रहा है असेसिंग ऑफिसर, वो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजेगा, कहेगा वैल्यू करके लाओ, ठीक है। तो वो वैल्यू करके क्या ला सकता है, क्या क्या वैल्यूएशन दे सकता है, एक हो सकता है कि उसने वैल्यूएशन कर दी 55 लाख रुपए की, कहता है भाई 55 लाख रुपए वैल्यू है, ठीक है। या हो सकता है वो वैल्यूएशन करके लिया है 65 लाख रुपए वैल्यू है, ठीक है। क्या वो 50 लाख रुपए से भी कम वैल्यू करके आएगा, वो ए वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है नहीं नहीं यार वहां की वैल्यू तो 45 लाख रुपए ही है, अरे कैसे वैल्यू कर सकता है, 50 लाख रुपए में तो जमीन बेची ही है हमने, एसएससी ने बेची ही है, तो कीमत उससे कम कैसे हो सकती है, 50 लाख रुपए तो स्टैब्लिश्ड है भाई कि इतनी तो वैल्यू है ही है, ज्यादा भले हो सकती है, छुपा रहा हो कुछ, ठीक है। एसएससी खुद आके टैक्स पेयर कह रहा है मैंने 50 लाख की बेच दी है, तो क्या इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा नहीं नहीं ज्यादा की बेच दी हो लग रहा है, ठीक है, वैल्यू तो इतनी नहीं है, नहीं वो तो वैल्यू उतनी तो वैल्यू हो ही गई, अगर तुमने बेच लिया तो मतलब वैल्यू उतनी हो गई, उससे ज्यादा भले करके आ सकता है। तो अगर वो वैल्यूएशन करता है 55 लाख रुपया तो सेल कंसिडरेशन 55 लाख रुपए मानी जाएगी, और अगर वो वैल्यू कर देता है 65 लाख रुपया तो ध्यान दीजिएगा 65 लाख रुपया नहीं, अब हम तो 60 लाख रुपए के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे ज्यादा है, और वैल्यूएशन ऑफिसर का आता है कहता है अरे वो तो 60 लाख नहीं 65 लाख होना चाहिए, वहां की वैल्यू तो और ज्यादा है, तो भी आपकी सेल कंसिडरेशन 60 लाख मानी जाएगी। यानी रिक्वेस्ट करने में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, यही ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट करने में, क्लेम करने में कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर कम हो गया तो अच्छी बात है, कम हो जाएगी सेल कंसिडरेशन, और ज्यादा हो गया तो टेंशन नहीं है क्योंकि 60 लाख रुपए से ज्यादा लिया नहीं जाएगा, जो पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन थी उतनी ही मानी जाएगी, यानी हाथ जोड़ने से कुछ गड़बड़ नहीं होगा फाइनेंशियली, ठीक है, वैल्यूएशन ज्यादा होती है तो भी टेंशन नहीं है। अब अगर कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, अगर हम डिस्प्यूट किए कोर्ट में तो कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ सकता है, हो सकता है कोर्ट बोले कि भाई 55 लाख रुपए वैल्यू है, हो सकता है वो बोल दे 65 लाख रुपए वैल्यू है। अगर कोर्ट ने फैसला किया कि भाई 55 लाख रुपए वैल्यू है तो 55 लाख रुपए सेल कंसिडरेशन होगा। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कोर्ट कहते 45 लाख वैल्यू है, अरे कैसे बोल सकता है, 50 लाख रुपया तो खुद टैक्स पेयर कह रहा है मैंने बेचा है, तो 50 लाख रुपए से ऊपर ही बोलेगा ना, वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोर्ट बोलेगा, इसलिए नहीं ले रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर 45 होगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा अगर जज साहब बोलेगा तो जज साहब बहुत पिटाएंगे ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब कहने का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने 50 लाख की जमीन बेच दी तो 50 लाख तो वैल्यू है ही, ये बात तो स्टैब्लिश हो गई है। अच्छा, 65 लाख रुपए अगर अगर कोई जज ने बोल दिया तो सेल कंसिडरेशन 65 लाख हो जाएगी, यही बात समझानी थी आपको अच्छे से, समझ में आ रही है बात सबको, कि अगर कम क्लेम करते हो आप तो वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती है तो टेंशन नहीं था, लेकिन अगर आप क्लेम नहीं करते हो, डिस्प्यूट करते हो, तो डिस्प्यूट में 65 लाख सेल कंसिडरेशन हो गई जबकि क्लेम में सिर्फ 60 लाख थी। आ गया पूरा कानून एकदम दिमाग में सेट, चलो पढ़ लो अब जल्दी जल्दी। Different situations of full value of consideration for the purpose of capital gain, where the SSC accepts the value adopted by stamp duty authority, SSC कह रहा है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं,
एक्चुअली 99.99% केसेस में क्या होता होगा आपको मालूम है? एक्सेप्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, क्लेम होता है। क्या होता है? एक्सेप्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, क्लेम होता है। 99.99% केसेस में एक्सेप्ट होता है। ठीक है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है मान लेते हैं। कोई फायदा नहीं है, ये मानता उनता थोड़ी ना है कि वो मान लेगा। ठीक है, कोर्ट कौन जाता है? ठीक है, तो अल्टीमेटली कोर्ट से भी कौन सा फैसला मेरे फेवर में ही आ जाएगा। ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोटा मोटी सही है, वो तो कम ही है। मैंने तो प्रैक्टिकल बात आपको बताई कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू खुद ही कम चल रही है, राइट। उसकी एक्चुअल वैल्यू तो और मार्केट में ज़्यादा है। आप उससे नीचे बेच रहे हो, यानी गड़बड़ आप खुद ही कर रहे हो। ठीक है, अगर आप दिखा रहे हो कि उससे कम बेच रहे हो, तो 99.99% केसेस में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज दूसरा रास्ता क्या है? आप डिस्प्यूट मत कीजिए। मतलब अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं कि अगर आपके क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ होता है, व्हाट मोर यू कैन डू इनटू इट। आप एक्सेप्ट कर लीजिए नंबर 1, और या तो फिर आप क्लेम कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू एनीथिंग लाइक दैट, बट यू मस्ट नो कि व्हाट्स हैपनिंग इनटू द मार्केट। एट टाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट क्या करता है, क्लेम करता है एओ को कि भाई देखिए मेरा तो जो वैल्यू है ना, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो कम होना चाहिए, आपने ज़्यादा लगा रखा है। तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजता है हमारे यहाँ। ठीक है, हम वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या करते हैं, हम वैल्यूएशन ऑफिसर को थोड़ी सी ब्राइब करके अपने फेवर में वैल्यूएशन करा लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफिसर जो आता है वो कहता है, तो हम उससे मिल लेते हैं जब वैल्यूएशन के लिए आता है, तो वो कहता है कि भाई मेरे हिसाब से तो वैल्यू होनी चाहिए 60 लाख रुपया। तो हम कहते हैं एक काम करो, वैल्यूएशन इसका 50 लाख रुपए ही कर दो, ये लो 50,000 रुपया रखो। आई बात समझ में? आई एम नॉट टीचिंग यू ऑल दिस, बट यू मस्ट नो इट कि इन पास्ट दीज थिंग्स हैव इवन हैपेंड। लोगों ने क्या किया है कि क्लेम करके एओ को अपनी वैल्यूएशन अपने फेवर में करा लेते हैं लोग, बट नो बडी गोज फॉर इन डिस्प्यूट एंड ऑल। ठीक है, और 99.99% इन ऑफ द केसेस पीपल एक्सेप्ट इट। तो क्या कह रहा है, वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की अथॉरिटी की जो वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। दूसरा, वेदर एसएससी हैज डिस्प्यूटेड वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी अंडर स्टैम्प एक्ट, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी प्रोसीडिंग। अगर आपने डिस्प्यूट किया है तो क्या होगा? तो जो कोर्ट का फैसला आ जाए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एज फाइनली एक्सेप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो फाइनली वैल्यू एक्सेप्ट हुआ, मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर आया। ठीक है, कितना भी आ जाएगा, उसका वैल्यूएशन आ जाता है 1 करोड़ रुपए का कोर्ट का, तो 1 करोड़ रुपए हो जाता फिर आपका वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और 1 करोड़ के हिसाब सेल कंसिडरेशन मानी जाती। Whether SEC claims that the value adopted by stamp duty authority is more than the fair market value, claim कर रहा है, but he is not disputed such valuation in stamp duty proceeding। वो कोर्ट कचहरी नहीं कर रहा है, सिर्फ क्लेम कर रहा है, शांतिपूर्वक बात कर रहा है। तो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर। तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमिन करेगा, अगर उसने कम डिटरमिन किया है, इफ इट इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन ऑफिसर डिटरमिन किया वही ले लिया जाएगा अगर वो कम वैल्यू किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा वैल्यू कर दिया है तो जो पहले वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो ली जाएगी। देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इफ द फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज मोर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इज टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा है। ठीक है, कम बोलता है तो ये तो आप देखिए कि कम बोलता है, 60 लाख रुपए से कम बोलता है तो कम वाला लिया जाएगा। यहाँ पे यही ना हो रहा है, 60 लाख से कम बोलता है तो कम वाला लिया जाएगा। 60 लाख से ज़्यादा बोलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू है, तो जो सेल कंसिडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से एफएमवी ये है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एफएमवी ये है, ये मैंने बताया था। तो उसमें सेल कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, वो ये है सामने आपके। चलिए आगे देखिए अब क्या है। It is also provided that if there is a time gap between the date of agreement and the date of registration, अगर एग्रीमेंट के दिन और रजिस्ट्री के दिन अंतर है, ठीक है, टाइम गैप है, ठीक है, मतलब सेल टू एग्रीमेंट ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट जो हुआ है, सेल एग्रीमेंट का जो डेट है और रजिस्ट्री का जो डेट है वो अलग अलग दिन का है। द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ एफोरसेड कंपैरिजन कैन बी टेकन एज द वैल्यू एसेसिबल फॉर स्टैम्प ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या मतलब है?
देखिए मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी जो है वो बायर है, ठीक है। ये इसके पास एक प्लॉट है मिस्टर ए के पास, ठीक है। पाँच आठ 2023 को इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है कितने रुपए में? ₹90 लाख इस प्लॉट का। आज इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो है ₹75 लाख। 75 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, एग्रीमेंट टू सेल होता है 90 लाख रुपए में, कि 90 लाख रुपए में मिस्टर ए मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी दे देगा, ठीक है। जिसके लिए मिस्टर बी मिस्टर ए को एडवांस देता है, एडवांस फ्रॉम मिस्टर बी टू मिस्टर ए ₹5 लाख, ठीक है। बैलेंस टू बी पेड इन 1 ईयर, ठीक है। अब क्या होता है, 15 जुलाई 2024 को, एक साल के अंदर अंदर बैलेंस पेमेंट करना था। 15 जुलाई 2024 को रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री मतलब एक्चुअल में इसका एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है मालूम है? एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है दोनों में तय हो गया है कि ए बी को माल बेचेगा। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब सेल का एग्रीमेंट नहीं हो गया, बिक नहीं गया। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है दिस इज एन एग्रीमेंट दैट मिस्टर ए इज गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी इन 1 ईयर ऑफ टाइम, ठीक है। एक सेल जो एग्रीमेंट टू सेल होता है इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्री होती है प्रॉपर, इसे कहा जाता है प्रॉपर सेल डीड, ठीक है। रजिस्ट्री अब ये होती है सेल डीड, इसको बोलते हैं। ये बनी 15/7/24 को, ठीक है। बैलेंस पेमेंट भी किया गया इसका। कितने में बिकेगी प्रॉपर्टी? अरे भाई जितने में तय हुआ है, तय तो 90 लाख में हुआ था ना, तो उतने में ही होगी। लेकिन इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पता है कितनी हो गई है? इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई 1.1 करोड़, 1,10,00,000 रुपए हो गई है। तो क्या अब यहां पे सेल कंसिडरेशन जब ये मिस्टर ए बेचेगा मिस्टर बी को, तो 90 लाख रुपए ली जाएगी कि 1,10,00,000 रुपए ली जाएगी? क्योंकि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की देखें, आज 90 लाख रुपए का बिक रहा है प्रॉपर्टी, तो 90 लाख का 10% कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख तक का डिफरेंस अलाउड है, लेकिन डिफरेंस तो 20 लाख रुपए का है। तो क्या इससे कंपेयर होना चाहिए? नहीं। अरे अगर एग्रीमेंट टू सेल हो गया तो प्रॉपर्टी 90 लाख की बिकेगी, और जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ था उस दिन तो 75 लाख रुपए ही स्टैम्प ड्यूटी थी। तो इससे कंपेयर किया जाएगा, जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ था उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी। अगर एग्रीमेंट के दिन में और रजिस्ट्री के दिन में अंतर है, तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, और इसलिए यहां पे सेक्शन 50C नहीं लगेगा। इससे कंपेयर ही नहीं होगा, इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जब लॉ ये बना तो लोगों ने एक टैक्स प्लानिंग शुरू कर दी। अब टैक्स प्लानिंग क्या थी कि प्रॉपर्टी की तो डील हम आज कर रहे हैं, जब कितना है प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,10,00,000, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ना कम कर दिया जाए, तो हम 90 लाख रुपए की सेल दिखा रहे हैं। लेकिन हम 90 लाख की सेल दिखाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सेल तो मानी जाएगी वही 1,10,00,000 रुपया। तो हमने क्या किया, बैक डेट में सोचा एक एग्रीमेंट बना देते हैं कि भाई हमने सौदा कर लिया था ऑलरेडी 90 लाख रुपए में बेचने का, जिस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 70 लाख 75 लाख रुपए थी। तो हम एक बैक डेट में जिस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम थी उस डेट की एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। क्या बैक डेट में एग्रीमेंट बन जाती है? पहले तो ये समझना होगा, क्या बैक डेट में एग्रीमेंट बन जाएगी? बड़े आराम से बन जाती है। आपको बैक डेट का स्टैम्प पेपर ही तो चाहिए, ठीक है। और क्या बैक डेट में स्टैम्प पेपर मिल जाता है? आंसर इज यस। आज भी सारे स्टैम्प पेपर इलेक्ट्रॉनिक नहीं निकल रहे हैं, फिजिकल स्टैम्प पेपर आज भी चलते हैं, ठीक है। और फिजिकल स्टैम्प पेपर बैक डेट का मिल जाता है। कहां मिलेगा? ये जितने बड़े बड़े वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके पास पुरानी डेट्स के एग्रीमेंट पेपर स्टैम्प पेपर पड़े होते हैं, ठीक है। कैसे पड़े होते हैं मैं बताऊं। जैसे बड़ा वकील है तो वो क्या करता है, हर 1 महीने 1.5 महीने पे ना थोड़ा सा स्टैम्प पेपर मंगवा के रख लेता है अपने पास, ठीक है। क्या ये कोई काम के लिए है? नहीं, बस अपने पास रख रहा है और रखते जाता है, ठीक है। उसके पास ढेरों सारे स्टैम्प पेपर हो गए, पुराने आज की डेट में मंगा के रख लिया, फिर 1.5-2 महीने बाद फिर थोड़ा सा स्टैम्प पेपर मंगा के रख लेंगे।
क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है बाद में कहता है एक बैक डेट में एग्रीमेंट बनाना है, तो मेरे पास स्टैम्प पेपर होगा, हम उसको 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पता है कितने का बेचेंगे? 10,000 रुपए का, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट बना के बड़ी टैक्स प्लानिंग कर रहा है ना बैक डेट में, ठीक है। तो हम मेरा तो 100 रुपए का पेपर भी 10,000 रुपए में बिकेगा, ठीक है। एट टाइम्स हो सकता है और ज़्यादा का बिकेगा। तो देखिए ये सारी बात बताना क्यों जरूरी होता है? क्या मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बैक डेट में एग्रीमेंट बना लो, ये किया जाता है, ऐसा होता है? आप लॉ ही नहीं समझेंगे। अभी मैं जो लाइन पढ़ दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल बात मार्केट की मालूम होनी चाहिए कि भाई ऐसा होता है, इसलिए सरकार ये कह रही है। तो बैक डेट में एग्रीमेंट तो बन सकता है। तो क्या सरकार ये कहेगी कि हम एग्रीमेंट देखेंगे आपका बैक डेट का है और उस दिन के डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन का ये ले लेंगे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? बोल ही नहीं सकती। बैक डेट का एग्रीमेंट तो कोई भी बना लेगा। तो अब उसमें एक लाइन और इंसर्ट की गई, क्या कि एग्रीमेंट में ये बात भी लिखी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपने लिया और वो पैसा बैंक से आना चाहिए। अब बैक डेट में हम एग्रीमेंट तो बना देंगे कि हम लोग ने डील की थी प्रॉपर्टी खरीदने का 90 लाख रुपया में, लेकिन बैक डेट में मेरे खाते में पैसा कैसे आएगा? मतलब तुमने पैसा दिया, ये बात होनी चाहिए ना, तुमने तो पैसा दिया ही नहीं था, क्योंकि बात तो हम लोग की तय आज हो रहा है ना सौदा। तो बैक डेट में पैसा कहां दियोगे? तो ये बात भी लॉ में लिखी है कि हम बैक डेट की एग्रीमेंट को वैलिड तभी मानेंगे जब उसमें पैसा भी आया हो, अदरवाइज देन बाई कैश, ठीक है। मतलब बैंक से पैसे आए हो, बैंक में वो एंट्री दिखाइए तो साबित हो जाएगा भाई हाँ देखो 5 लाख रुपया उस समय आया था, ये हमने सौदा किया था, तो इसलिए अब डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेनी चाहिए। Provided that some part of the consideration has been paid on or before the date of agreement by way of an account pay check, account pay draft or electronic clearing system through a bank account. Account pay check, draft या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट हुई हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? दो चीजें बोल रहा है, आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए बैक डेट का, और उस एग्रीमेंट के डेट के दिन या उससे पहले कुछ पेमेंट, एडवांस पेमेंट हुई हो, और वो पेमेंट कैसे हुई हो? बैंक के जरिए वो पेमेंट हुई हो, बैंक में वो एंट्री दिखनी चाहिए और साथ में वो एडवांस वाला वो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा? जो डेट ऑफ एग्रीमेंट था उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से हम सेल कंसिडरेशन को कंपेयर करेंगे। इलस्ट्रेशन 13 देखिए। विश्वनाथ owns a piece of land situated in Noida. Date of acquisition 1 मार्च 2009 को। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी थी। वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ परचेज 95,000 था। विश्वनाथ ने ना जमीन खरीदी थी 68,264 रुपये की, लेकिन जिस समय खरीदी थी उस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 95,000 था। तो जब खरीदी थी तो 95,000 अगर होगा ना, तो जिसने बेचा होगा जमीन उसकी सेल कंसिडरेशन 95,000 ली गई होगी, ठीक है। लेकिन विश्वनाथ के केस में कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी रहेगी? वही जितने में खरीदा है, 68,264। फिर से समझाता हूं मैं। ए अगर बी को एक प्रॉपर्टी बेचता है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन 1.5 करोड़ की है, तो ए की सेल कंसिडरेशन तो 1.5 करोड़ होगी, लेकिन बी की परचेज कॉस्ट कितनी होगी? 1 करोड़ ही होगी। हमने तो 1 करोड़ का, ए ने बी को कितने का दिया? 1 करोड़ का। तो बी के लिए परचेज कॉस्ट कितनी है? 1 करोड़ ही। लेकिन अगर उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है तो ए की सेल कंसिडरेशन 1.5 करोड़ मान ली जाती है, ठीक है। तो हमको इससे 95,000 से मतलब नहीं है, यही ली जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मार्च 30, 2024 को वो लैंड 4 लाख रुपए की बेच दी गई, तो ये हो गई सेल कंसिडरेशन और ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। 2009 की जमीन है 2024 में, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म है, ये 2 साल से ज़्यादा है पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द कैपिटल गेन टू टैक्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज 5.5 लाख। ओ 4 लाख रुपए में बेचा, लेकिन वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5.5 लाख है। तो विश्वनाथ डज नॉट डिस्प्यूट इट, और विश्वनाथ लड़ाई उड़ाई नहीं करना चाहता है, मतलब एक्सेप्ट कर ले रहा है। विश्वनाथ लड़ाई उड़ाई नहीं करना चाहता है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट कर रहे हो तो यही सेल कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? केस 1 में 5,50,000 रुपया सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 68,264 इंटू इस साल का 348 है, और एक 2009 मार्च 2009 का मतलब हो गया 2008-9। 2008-9 का इंडेक्स देख लीजिए कितना है। 2008-9 का हम दिखा दें आपको 2008-9 का इंडेक्स।
2008-9 का इंडेक्स 137, ठीक है, तो 137 डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, ये रहा 137, ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी इज 5.75 लाख, ठीक है। विश्वनाथ फाइल्स एन अपील अंडर द स्टैम्प एक्ट, डिस्प्यूट कर दिया, ये तो कोर्ट में चला गया, अपील कर दिया, एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4.90 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4.90 लाख हो गया, तो यही लिया जाएगा, दिस इज सेल कंसिडरेशन। देखिए यही है सेल कंसिडरेशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इंडेक्स करके वही आएगा ही सेम। फिर कह रहा है कि मान लीजिए वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी 5.60 लाख है, विश्वनाथ डज नॉट चैलेंज इट अंडर स्टैम्प एक्ट, हाउएवर ही क्लेम्स बिफोर द एओ, कि भाई क्लेम कर रहा है एओ को, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, कह रहा है कि 5,60,000 इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। एओ रिफर्स इट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, एओ वैल्यूएशन ऑफिसर को करता है कि भाई वैल्यूएशन ऑफिसर जाओ जरा वैल्यू करके आओ, तो वो करके आता है, कहता है 5.25 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है, 5.25 लाख रुपया फेयर मार्केट वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5.6 था, वो 5.25 वैल्यू करके आ रहा है, तो 5.25 हो जाएगी सेल कंसिडरेशन, ठीक है। कह रहा है इन सिचुएशन 3 मान लो कि वैल्यूएशन ऑफिसर आता है, बोलता है 6,10,000 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 560, और वो उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू डिटरमिन करके आ रहा है, कह रहा है 6,10,000 है, तो कोई बात नहीं, 560 से ज़्यादा नहीं माना जाएगा, तुमने रिक्वेस्ट किया था ना, तुम्हारी बैंड नहीं बजाई जाएगी यहाँ, तो 560 इज द सेल कंसिडरेशन, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको, सेक्शन 50C। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 50C। विल स्टॉप हियर।